औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन एम कैट ई कैट क्लासेस, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हर सब्जेक्ट को जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम सबसे पहला जो काम कर रहे होंगे वो बुक रीडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि याद रहे कि जब हम बुक रीड करते हैं, बुक की लाइंस पढ़ते हैं, तो बुक की लाइंस में से बेशुमार एमसीक्यूज हैं जो फाइनल पेपर में आते हैं। सेकंड फेज होगा हमारा एमसीक्यू सॉल्व करना। हम पास पेपर से और मुश्किल तरीन एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर रहे होंगे, और उस वक्त जब ये बुक लाइन रीडिंग वाला लेक्चर आपने पढ़ा हुआ होगा तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। इन ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम, कॉलेज, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर अपना, तो उसकी डिटेल के साथ 0333224331 पे मैसेज कर सकते हैं ताकि बाकी डिटेल्स आपको शेयर की जाएं। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। याद रहे कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में नई किताब के मुताबिक पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं कि नई किताब पढ़ी जाए, पुरानी किताब पढ़ी जाए। देखिए, इस वक्त जो सिंटेक्स बुक बोर्ड है वो न्यू बुक है, और उसी बुक से इंटर के एग्जाम्स भी होने जा रहे हैं। जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं वो भी नई किताब पढ़ेंगे, और एप्टीट्यूड टेस्ट भी नई किताब से होगा। और नई किताब में चीज़ें इन्हांस्ड हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपके ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आपको फेडरल बोर्ड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर पिछली किताब में भी मौजूद था, लेकिन उस वक्त ये चैप्टर नंबर 2 के नाम से है, और इस किताब में चैप्टर नंबर 1 है। सो आइए हम किताब को स्टडी करते हैं। देखिए, एप्टीट्यूड पढ़ते वक्त हमें इस बात पर गौर देना होगा कि सर जो बुक हम पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, उसको हमें नोट करना होता है। तो मैं आपको साथ साथ वो पॉइंट्स भी बताता रहूँगा जिन पॉइंट्स को हमने नोट करना होगा। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब होता है सर वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के मेन कंस्टिट्यूएंट्स को बना रहे हैं। वो टोटल बेटा 5 हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इस चैप्टर में पढ़े जाएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। हम कहते हैं सर ये तकरीबन 98% ऑफ द बॉडी जनरेट कर रहे होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जो हम अभी 5 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। देखो, हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किसी ना किसी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है मोनोसेकेराइड से, और जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो बीच में कोई बॉन्ड आता है। उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। प्रोटीन है तो वो मिलकर बना है अमाइनो एसिड से, और उसको हम नाम दे रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। लिपिड्स फैट्स एंड ऑयल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, टर्पिनोइड्स हैं, जो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कॉलिन, आइसोप्रोनाइड यूनिट। यानी फैट्स एंड ऑयल है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना है। अगर फॉस्फोलिपिड है तो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट और कॉलिन से मिलकर बना है। और अगर टर्पिनोइड्स है तो आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलकर बने। फिर सर इनके लिंकेजेस क्या है? ग्लिसरॉल का लिंकेज है ईस्टर लिंकेज, फिर फॉस्फोलिपिड है ईस्टर एंड कार्बन कार्बन लिंकेज, और यहाँ आइसोप्रोनाइड में कार्बन कार्बन लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड पे आएंगे तो हम कहते हैं सर डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, और इनमें फॉस्फो ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल तो कॉम्बिनेशन होता है ना एक से ज़्यादा का, तो हम कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल में हमारे पास डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं और डिफरेंट लिंकेजेस होंगे। कहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, कहीं पेप्टाइड लिंकेज होगा। अब हम आते हैं सर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। पेपर में 3 तरह के सवाल होते हैं बेटा एमसीक्यू में, मेमोरी बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन। हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है, हमारे पास 2 तरह के सवाल हैं बायोलॉजी में, एक कॉन्सेप्ट पर बेस करेगा और एक मेमोरी पर। वाटर दोनों में 70% है, प्रोटीन 15%, 18%। ये चार्ट आपको याद नहीं करना होता, लेकिन ये चार्ट आपको ये बताता है कि सर हमारे पास क्या चीज़ सिमिलर है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। ये आपको याद रखना होगा कि हम देख रहे हैं कि सर आरएनए और डीएनए बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेमेलियन सेल। ये इसलिए चूंकि ये एक सिंगल सेल है तो इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है तो इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। फिर कुछ डेफिनेशंस आती हैं पेपर में, फॉर एग्जाम्पल कंडेंसेशन, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमराइजेशन, मोनोमर। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से हम समझते हैं। हम कहते हैं सर जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर, और जो छोटा मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं मोनोमर। तो मॉलिक्यूल इज फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर लार्ज इन साइज, जिनको आप नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब पॉलीमर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका कहलाता है कंडेंसेशन। याद रखना, कंडेंसेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब कभी हम कहें कंडेंसेशन तो समझ जाइएगा वाटर मॉलिक्यूल
रिमूव करने की बात की जा रही है। तो अगर आपके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते हैं वाटर के रिमूवल से, तो जैसे अब यहाँ देखो डायग्राम की मदद से आपको समझाऊं, मोनोमर 1, मोनोमर 2, यहाँ से देखो HOH निकल रहा है, तो जो नया बना आपके पास डायमर उसमें वाटर नहीं है। तो जब वाटर नहीं है तो आपने उसको नाम क्या दिया, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का, और आपने कहा एक से H रिमूव होगा, एक से OH रिमूव होगा। दूसरा, नाउ ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन है, हाइड्रो मतलब वाटर है। वहां क्या हो रहा था, मिल रहे थे, यहाँ क्या होगा, टूट रहे हैं। अब आपने कहा सर वो प्रोसेस जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटे और वाटर की मौजूदगी में, तो यहाँ देखिए ये आपके पास पूरा मॉलिक्यूल है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है और अब वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होने जा रहा है। तो ये दो डेफिनेशंस हमें याद रखनी है, प्लस बुक की रीडिंग से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि पूरा पेज पढ़ने के बाद कौन सा पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना होता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो जब आप बुक रीड कर रहे हो और जब आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हो तो अपने साथ आप एक कॉपी रखेंगे जिसमें हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे जो क्लास में हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे, और आपके की पॉइंट्स के लेक्चर साथ साथ बनते जाएंगे क्योंकि उसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे कॉपी में, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके हमें पॉइंट्स लिखने होंगे कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्यों है। वाटर की इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हमारे पास उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ स्ट्रक्चर में, ये इन दो के दरमियान आप देख रहे हैं, ये H और इस O के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। याद रहे कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ वाटर में नहीं होता, अमोनिया में भी होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी होता है। यानी हाइड्रोजन का किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। वाटर बॉडी में ज़्यादा है चूंकि उसमें कोहेसिव फोर्सेज मौजूद हैं। अब हमारे पास दो तरह की बेटा फोर्सेज होती हैं, एडेसिव और कोहेसिव। आपने अगर UHU ग्लू स्टिक देखा है तो उस पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स, यानी वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है तो वो एडेसिव है। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स बनती है तो उसको हम क्या नाम देंगे, कोहेसिव फोर्स का नाम देंगे। तो कॉपी में लिख देंगे हम कि वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वाटर फ्रीली मूव कर रहा है आपकी बॉडी में। और यहाँ पर एडेसिव फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एग्जाम्पल डायग्राम की मदद से मौजूद है। ये देखिए एडेसिव फोर्सेस, जिसमें हम कहते हैं वाटर की या किसी भी और पार्टिकल की किसी और पार्टिकल के साथ फोर्स, सेम फोर्स है तो कोहेजन, डिफरेंट फोर्स है तो एडिशन। फिर हम कहते हैं सर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। सर स्पेसिफिक हीट होता क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री। किसी भी चीज़ को आप उतनी हीट प्रोवाइड करें कि वो 1 ग्राम उसका आपके पास मास हो और 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो इंक्रीज हो जाए, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाता है। वाटर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए हमारी बॉडी में अगर कोई और सॉल्वेंट होता तो रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता। देन हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। अगर आपकी बॉडी में मैं कहता कि एक ऐसा सॉल्वेंट मौजूद है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 है, तो जब टेम्परेचर 50 होता तो हमारे अंदर से तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता, लेकिन कुदरत ने वाटर रखा जिसकी वेपोराइजेशन हीट ज़्यादा है। तो ये सब रीजंस हैं कि वाटर क्यों हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा मौजूद है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इसमें जो पास पेपर्स है इसके बाद फिर आपको ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास पेपर शेयर किए जाएंगे। 2008 के पेपर में हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को लेकर सवाल मौजूद था। पहले मैं आपको समझा दूं उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। So it is a tendency of water to coalesce oil drop into a large droplet। मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूं कि आप कभी अगर इतवार के दिन नाश्ता करते हैं हलवा पूरी पराठा, उसके बाद हाथ धोते हैं तो आपके हाथ पे ऑयल आकर जमना शुरू हो जाता है, फिर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और ये सवाल पेपर में पूछा गया था कि डैश इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इन अ लार्ज ड्रॉपलेट, तो उसको हम नाम दे रहे थे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का। नेक्स्ट आपके पास आता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक से क्या मुराद है, एम्फोटेरिक से मुराद है, देखो अगर मैं वाटर का फॉर्मूला लिखूँ ना तो वो कितना है, H2O है। H2O का मतलब है H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। अच्छा, आर्हीनियस कहता है कि H पॉजिटिव तो एसिड है और OH क्या है, बेस है। तो H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, तो वाटर का नेचर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। तो फिर आपकी बॉडी में किसके तौर पे काम करेगा, बफर के तौर पे काम करेगा। यानी बफर वो चीज़ हो गई आपकी बॉडी में जो आपको दोनों नेचर प्रोवाइड कर रही थी। इसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट आता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस को हम और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं गैर यकीनी बिहेवियर, यानी ऐसा बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे
और कोई भी चीज़ वो बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दे। तो वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वाटर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अमूमन मैटर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब लो टेम्परेचर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, लेकिन वाटर आपका एक्सपेंड करता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूँ दूंगा कि घर में अगर आप पानी की बोतल रखते हैं फ्रिज में और वो बर्फ़ बन जाती है, तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारी आपको पानी बाहर आता हुआ नज़र आता है, जबकि आपने पानी तो एक लेवल में डाला था। तो जब वाटर 4 डिग्री से कम गया, 0 पे गया, तो पानी ने फैलना शुरू कर दिया। तो देखो लिखा हुआ है which decreases density, so at zero water expand in ice condition। बच्चे कहते हैं सर ये डेंसिटी और वॉल्यूम का ताल्लुक समझाइए। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का ताल्लुक अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला था D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, चूंकि दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप रखते हैं। ये इन्वर्स है ना, तो अगर मैंने कहा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम के इंक्रीज होते ही क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बेटा हम आते हैं पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर, और पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ के माने क्या हैं सर? जब लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे मौजूद हो जैसे वाटर में होते हैं। तो देखो अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूँ तो एग्जाम्पल्स में मेरे पास आता है C6H12O6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये ऐसे भी बनता है ना, देखो CH2O। तो कार्बन के पास क्या मौजूद है? H2O मौजूद है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हाइड्रेटेड कार्बन का नाम दिया। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है हमारे पास IUPAC से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। पॉली मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH। कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। कार्बोनाइल दो होते हैं बेटा, अल्डिहाइड भी होते हैं, कीटोन भी होते हैं। अगर कार्बन का जो डबल बॉन्ड मौजूद है यहां पर ऑक्सीजन के साथ वो फर्स्ट कार्बन पर होगा तो आप उसको नाम देते हैं अल्डिहाइड का। और अगर ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है ये सेंटर में किसी कार्बन पे मौजूद है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, तो इसको बेटा हम नाम देते हैं कीटोन का। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक हमारे पास अल्डिहाइड बना और एक हमारे पास कीटोन बना। फिर हम कहते हैं कि सर दे आर स्वीट इन टेस्ट, इट फील्स देयरफॉर कॉल्ड एज सैकरम। आप लोगों ने अक्सर सुना होता है जो बाहर शरबत मिलता है घर वाले मना करते हैं ना पिए क्योंकि उसमें शक्रीन या सैकरीन होता है, तो वो यही सैकरीन है। इनको हम शुगर भी कहते हैं। ये तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, जैसे सेलुलोज है तो प्लांट्स में है, पेपर में मौजूद है, स्टार्च दालों में मौजूद होता है, शुगर केन में मौजूद है, और इसका बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है। अब आते हैं आगे क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं ये उनको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं सर हमारे पास इसकी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस जो टाइप्स आती है उसमें शामिल है मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब होता है वन, सेक्राइड मतलब शुगर है। जब हाइड्रोलिसिस करें और एक में टूटे तो कहलाएगा मोनोसेक्राइड। इसकी एग्जांपल में आपके पास आता है ट्राइओस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन, हेप्टोस 7 कार्बन। ग्लिसरोस और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, देखो दो एग्जांपल दी हुई है, पहली वाली एग्जांपल एल्डिहाइड है, दूसरी कीटोन है। फिर एरिथ्रोस एरिथ्रोलोस, राइबोस राइबुलोस, ग्लूकोस फ्रक्टोस एंड ग्लूकोहेप्टोस। तो ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन पूछे जाते हैं कि जी एरिथ्रोज में कितने कार्बन है, तो हम जवाब देते हैं कि सर इसमें हमारे पास एरिथ्रोज में 4 कार्बन है, राइबोस में 5 कार्बन है। फिर हमने कहा सर ग्लिसरोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इंपॉर्टेंट ट्रायोस विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये एक ईयर में पूछा गया था कि रेस्पिरेशन में आपके पास कौन सा ट्रायोस बनता है जो कीटोन है। तो अगर कीटोन पूछेगा तो जवाब होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, अगर एल्डिहाइड पूछेगा तो जवाब होगा ग्लिसरोज। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर, इट अकर्स इन सम ऑफ द बैक्टीरियाज, ये कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। पेंटोज शुगर फॉर्म द बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सब नोट करने वाली बातें चूंकि पेपर में पूछी जाती हैं हमसे। हेक्सोज आर मोर इंपॉर्टेंट शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लूकोज मौजूद है फ्रूट में, हनी में, और इसको हम फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। देखो ये पॉइंट लिखा हुआ, ये पूछा जाता है पेपर में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्ट्रक्चर है, जरा वक्त लेकर स्ट्रक्चर को समझो। राइबोज में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। ये CHO जो है ना, ये एल्डिहाइड की पहचान है। तो पहले कार्बन पे मिल रहा है आपको। अच्छा यहाँ आ जाओ,
ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6। और फिर ये OH आपको कहाँ मिल रहा है? ये OH आपको फिर टॉप पर मिल रहा है। तो जब कभी आपको CHO टॉप पर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? अल्डिहाइड कहलाएगा। और जब उसके बाद मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। यहाँ पर अब कुछ स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो डी लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रो लिखा हुआ है। इसमें आप कैसे पहचान रहे होते हैं हम इन स्ट्रक्चर्स को? देखो जो H और OH की पोजीशन है ना, ये H और OH की पोजीशन चेंज होती है जब आप डेक्स्ट्रो या लिवो की बात करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं H और OH की पोजीशन, तो आपके पास यहाँ पर H और OH की पोजीशन डिफरेंट है, फिर यहाँ पर डिफरेंट है, फिर यहाँ पर डिफरेंट है। ये इनके आइसोमर्स हैं आपस में। और आइसोमर का मतलब क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इन सब में आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबका फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। लेकिन डिफरेंस कहां पर है सर? H की पोजीशन पे आपको फर्क नजर आ रहा है। आपको ये स्ट्रक्चर याद करने होते हैं क्योंकि पेपर में आपको स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कौन सी चीज क्या है। फिर हम कहते हैं सर ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फ्यू से मुराद है 2 से 10। फिर आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां देखिएगा आप जरा, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसका OH, इसका H, ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ना आपस में बीच में, ये यहां पर बन गया, देख रहे हो? तो ये पेपर में पूछता है कौन सा, तो इसका पहला कार्बन है, इसका चौथा कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पेपर में सवाल आता है कि माल्टोज में कौन सा लिंकेज है, तो हम जवाब देंगे कि माल्टोज में जो लिंकेज है वो कौन सा है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि 1,4 क्यों कहा हमने, तो ये आप समझ में आ जाएगा आपको कि 1,4 इसलिए कहा हमने क्योंकि इसका पहला कार्बन हो गया, यहाँ O के बाद ये 1 कार्बन आ गया, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, यहाँ से 1, तो ये बन गया 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर वर्ड इस्तेमाल होता है रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। देखो रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन हो सकती है जिसमें, और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम नेक्स्ट आपके पास हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में हम कहते हैं सर हमारे पास पॉली का मतलब होता है मैनी, तो जिसमें आप हाइड्रोलिसिस करें और मैनी मोनोमर्स आपको मिलें तो उनको आप नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड्स का। अब ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें स्टार्च शामिल है, ग्लूकोज शामिल है, सेलुलोज शामिल है और काइटिन शामिल है। पहले मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाता हूं और आपको ये समझाता हूं कि किसमें कौन सा बॉन्ड है। ये अमाइलोज लिखा हुआ है, अमाइलोज में लिंकेज कौन सा है? 1,4। चेक करो, ये देखो 1 4 1 4 1 4। तो इन स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्ड मौजूद है आपने उसको 1,4 का नाम दिया। फिर इसके बाद आपके पास मौजूद है अमाइलोपेक्टिन, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना हुआ है, दो मोनोमर्स कंबाइन हुए हुए हैं। लेकिन जब हम अमाइलोपेक्टिन बना रहे हैं यहाँ पर, फिर आपके पास 1,4 1,4 1,4, तो जो बॉन्ड बनते जा रहे हैं आपके पास, उन बॉन्ड को आप नाम दे रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इनकी प्रॉपर्टीज बेटा हमें याद रखनी है, ये पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और मैं पास पेपर्स जब ग्रुप में आप लोगों के पास आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को ग्रुप में इंशाल्लाह जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको भेज रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होंगे क्योंकि ये कुछ वीडियो लेक्चर्स हम डेमो लेक्चर्स देंगे यूट्यूब पर, उसके बाद फिर हम जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो गूगल ड्राइव एक्सेस के थ्रू आपको दे रहे होंगे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में मौजूद है। इस हम कहते हैं कि सॉल्युबल इन हॉट वाटर। देखो स्टार्च और जो कस्टर्ड पाउडर आप देखते हो ना, उससे मैं आपको याद करवाऊंगा कि कस्टर्ड पाउडर आपके पास गर्म दूध में हल होता है, ठंडे में हल नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही स्टार्च जो है आपके पास ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता, गर्म पानी में डिसॉल्व होता है। ये जरूर याद रखना, ये पेपर में आता है। इट गिव विच कलर्स टू आयोडीन, आयोडीन का अपना कलर ब्राउन है, ये जब अटैच होता है स्टार्च के साथ उसका कलर आपको ब्लू मिलता है, तो इट गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन। फिर ग्लाइकोजिन आता है, इट गिव्स रेड कलर विद द आयोडीन। ग्लाइकोजिन मौजूद है एनिमल्स में, स्टार्च मौजूद है प्लांट्स में, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इसका। नेक्स्ट हमारे पास आया सेलुलोज। सर अगेन ये पॉलीमर है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, चूंकि ये सिर्फ हर्बीवोरस में डाइजेस्ट होता है।
दिस स्ट्रेट चेन बिकम स्पाइरली कॉइल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब्स। ये हमारे पास देखिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने हुए हैं, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ये फाइबर्स बना रहे हैं, तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है काइटिन। पहले मैं काइटिन का स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको। काइटिन के स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज अमाइन है, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये कॉम्बिनेशन है पूरा काइटिन का और एन लिखा हुआ है यहाँ पर। इस एन का मतलब होगा एनी नंबर। हम कहते हैं इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है सर, मौजूद है। दैट इज एन अमाइड डेरिवेटिव ग्लूकोज। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन नैनोफिब्रिल। बिल्कुल उसकी तरह होता है ये। फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन। हमारी जो ये नाखून होते हैं उसमें केराटिन प्रोटीन होता है। काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये आपके पास नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है। इट इज प्योर एंड अनमॉडिफाइड फॉर्म that it is translucent, pliable, resilient and tough in most of the arthropod। यानी अब इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हम कहते हैं सर अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये डिफरेंट मॉलस्कन्स के, क्रस्टेशियंस के एक्सोस्केलेटन्स भी क्रिएट करता है। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको अभी डेक्स्ट्रो और लिवो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था और कहा था कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पर इसका ताल्लुक होगा। आइए अब जरा इस बात को डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आता हूं और यहां देखिएगा डी ग्लूकोज राइट हैंडेड शुगर, एल ग्लूकोज लेफ्ट हैंडेड शुगर। ये यहां पर देखिए ये जो आपको OH की पोजीशन मिल रही है, इस OH की पोजीशन पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं डी यानी डेक्स्ट्रो में। डी की फुल फॉर्म बनती है आपके पास डेक्स्ट्रो और एल की फुल फॉर्म बनती है आपके पास लिवो। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। हमारे पास राइट हैंडेड शुगर्स बॉडी में ज़्यादा है, पूछा जा सकता है। टेस्ट सबका सेम है, बस मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस रहता है बॉडी में। अब ये पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में जो हम अगली क्लास होगी हमारी बायोलॉजी की, उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। आप तमाम से दरखास्त कि पहला वीडियो लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर वो इन ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो 0333224331 पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, कॉलेज और कोचिंग के साथ, ताकि उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बनाया जाए और फर्दर डिटेल्स उनके साथ शेयर की जा सके। और जो दूसरे व्हाट्सएप पे मटेरियल शेयर हो रहा होगा आपके साथ, वो आपको ड्राइव का एक्सेस मौजूद होगा ताकि वहाँ पर आप उसको सॉल्व करें और अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।